गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए वीडियो का फोर्थ पार्ट। हमने जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स की सीरीज शुरू की थी, ये चैप्टर उसका लास्ट पार्ट है और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है डाइजेस्टेंट एंड एंटी एमेटिक्स ड्रग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डाइजेस्टेंट और एपेटाइट स्टिमुलेंट होते क्या हैं ये? अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ड्रग डाइजेशन को प्रमोट कर रही है, खाने को पचाने में मदद कर रही है, तो उसे डाइजेस्टेंट कहा जाता है। एपेटाइट क्या हो गया? डिजायर टू ईट फूड, खाना खाने की डिजायर उठ रही है मन में। हंगर जैसी ही होती है ये, पर हंगर से अलग होती है। एपेटाइट और हंगर क्या है? अलग अलग चीजें हैं। हंगर फिजिकल नीड टू ईट। अच्छा, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर बॉडी को नीड है खाना खाने की और आप खाना नहीं खा रहे हो, या फिर बॉडी को नीड नहीं है खाना खाने की और आप जबरदस्ती खाना खा रहे हो, तो उस केस को क्या कहते हैं? हंगर बोला जाता है। जैसे कि किसी पार्टी में गए आप, आपने खाना वगैरह खा लिया, बट लास्ट में कोई स्वीट आ जाती है, कोई डेजर्ट आ जाता है, ऐसा गुलाब जामुन आ गए, तो आपका मन कहीं ना कहीं करेगा कि इसे खा लेते हैं। बॉडी को नीड नहीं है, आपका पेट भर चुका है, पर फिर भी क्या है कि आप उसे खाने लग रहे हो, तो वो हंगर है। या फिर कभी आप किसी से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, स्ट्रेस है आपको, तो उसमें क्या है, आप मील को स्किप कर देते हो, खाना छोड़ देते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा। आपकी बॉडी को नीड है बट आप खाना नहीं खा रहे हो, तो इस केस को क्या कहेंगे? हंगर। और हंगर जो है वो एपेटाइट से अलग है। एपेटाइट में क्या है कि डिजायर उठती है फूड की, खाना है खाना। तो ये दोनों अलग अलग चीज हो गई। अब जो ये डाइजेस्टेंट्स हैं या फिर जो एपेटाइट स्टिमुलेंट है, वो होते क्या है बेसिकली कि कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट करके मेडिसिन की फॉर्म में प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। वो एंजाइम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, क्या काम है इसका? प्रोटीन को तोड़ने का काम है। अमाइलोलाइटिक एंजाइम, इनका काम क्या है? स्टार्च जो होते हैं, सेक्राइड्स वगैरह, जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, उनको तोड़ करके ये शुगर की फॉर्म में तोड़ देते हैं ये। तो बेसिकली क्या करते हैं? स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर की फॉर्म में। लिपोलाइटिक एंजाइम क्या है? लिपिड्स को तोड़ते हैं। लिपिड्स क्या है? ऑयली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बेसिकली इन एंजाइम्स को क्या है, फॉर्मुलेट कर दिया जाता है फॉर्मुलेशन में और प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। तो ये कि ये डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ये किन किन काम में यूज हो सकते हैं? अगर किसी को डिस्पेप्सिया है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उस केस में दिया जा सकता है। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की फॉर्म में दिया जा सकता है अगर, या फिर किसी हेल्थ टॉनिक में भी आजकल क्या है कि इन एंजाइम्स को फॉर्मुलेट करके दिया जा रहा है। तो इन केसेस में इनका जो है यूज होता है। इनका जो यूज है, अगर ओकेजनली करने लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को लिटरली में जरूरत है इनकी, उनको जो है एक्चुअल में नीड है, अगर बॉडी में एंजाइम की कमी हो रही है, उस पर्सन के डेफिशिएंट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या है, इसको दिया जा रहा है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उस केस में इसको दिया जा रहा है, तो ठीक है, बेनिफिशियल है ये। बट अगर इसका कोई रूटीनली यूज करने लग जाए, बॉडी बिल्डिंग की पर्पज से यूज करने लग जाए, भूख लगाने की पर्पज से यूज करने लग जाए, डेली यूज करने लग जाए इसका, तो क्या है, वो इरेशनल है, वो गलत है। वो कंडीशन फिर आगे चल के बहुत ज्यादा और बेकार हो सकती है। तो इनका जो है ओकेजनली यूज तो बहुत अच्छा है, बट अगर इनका रेगुलर यूज कोई पर्सन करने लग जाए तो वो क्या है, इरेशनल है, गलत हो जाएगा वो। अब इनको समझ लेते हैं कि इनकी कुछ क्लासेस है, डाइजेस्टेंट की क्लासिफिकेशन है, तो उनको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर किसी भी पेशेंट को एक क्लोरहाइड्रिया की कंडीशन हो जाती है, इसमें क्या है कि HCl जो एसिड होता है उसकी सीक्रीशन स्टमक में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है उसकी सीक्रीशन। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एक क्लोरहाइड्रिया कहते हैं। उसमें क्या है, पेशेंट को बाहर से एसिड देना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है बाहर से। तो स्ट्रॉ की मदद से उस पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि उसके टीथ में कोई कांटेक्ट ना हो इसका। और जनरली हम डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं इस कंडीशन में, इनमें। तो 10% डाइल्यूट HCl को प्रेस्क्राइब किया जाता है। पेप्सिन एंजाइम को दिया जाता है HCl के साथ। ये गैस्ट्रिक एकाइलिया की कंडीशन में दिया जाता है। गैस्ट्रिक एकाइलिया क्या है? या तो पार्शियली या फिर बिल्कुल ही गैस्ट्रिक जूसेस का जो है सिक्रीशन वो बॉडी में बंद हो जाए किसी भी पर्सन की, तो उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक एकाइलिया कहेंगे। पार्शियली या फिर
बिल्कुल ही absent हो जाए गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन। वो किस वजह से हो सकता है? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस क्या है? अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये एक क्रॉनिक डिजीज है। इसमें क्या है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा में सूजन आ जाती है, तो उस केस में भी इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया, कैंसर हो गया स्टमक का, तो उस केस में भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। परनीशियस अनीमिया के केस में भी अगर आरबीसी की प्रोडक्शन कम हो गई तो उस केस में भी पेप्सिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड आता है पेपाइन। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अभी हमने पढ़ा कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, आगे समझा कि क्या होता है। तो उस केस में भी इनको जो है दिया जाता है। ये रो पपाया से हमें मिलता है। कभी कभी सुना होगा ना अपने लोगों से कि पपीता खा लो, पपाया खा लो, तो उससे क्या है कि डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली उसमें यही एंजाइम मिलता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ओरली हम इसे देने लग रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, डाउटफुल है ये। उसके बाद आता है पेनक्रियाटिन एंजाइम। ये क्या है कि ये पिग के पेनक्रियाज या हॉग के पेनक्रियाज से निकाला जाता है। इसमें क्या है कि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेस, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम होते हैं। ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की अगर कंडीशन हो गई किसी पेशेंट को तो उसमें दिया जाता है। ये कंडीशन क्या है पेनक्रियाटाइटिस की? इसमें पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेनक्रियाज की जो सीक्रीशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उस कंडीशन में इस एंजाइम को प्रेस्क्राइब किया जाता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक डेफिशिएंसी हो गई किसी को, मतलब कि पेनक्रियाज में से जो एंजाइम है सीक्रेट आउट होना थोड़ा कम हो गया किसी भी रीजन से, तो उस केस में भी दिया जा सकता है। इस एंजाइम को बेसिकली एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स या फिर कैप्सूल्स की टैबलेट कैप्सूल्स जो होते हैं या एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं उनके अंदर फॉर्मुलेट करके जो कि दिया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो एंजाइम होता है वो स्टमक में जो HCl है या फिर जो पेप्सिन है उसकी वजह से डिग्रेड हो जाएगा, वहीं पे ही पहले ही डाइजेस्ट हो जाएगा और जाकर के कोई असर नहीं करेगा। तो इसलिए इसे एंटेरिक कोटेड टैबलेट या कैप्सूल्स के फॉर्म में दिया जाता है। फिर फिफ्थ है डायस्टेस या टेकाडायस्टेस। ये क्या है? एमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो कि फंगस से निकाला जाता है। ये भी पेनक्रियाटिक इनसफिशियंसी में दिया जाता है और इसका जो एफिकेसी है जो इसकी वो इक्वल है। किसी भी फॉर्म में दे दिया जाए, ओरली या IVIM कुछ भी दे दिया जाए तो सबकी फॉर्म में ये है, इसकी एफिकेसी इक्वल मानी जाती है। फिर आता है मिथाइल पॉलीसिलोक्सेन। ये एक ऐसी ड्रग है जो कि GIT में एब्जॉर्ब नहीं होती। वैसे तो इसे फार्माकोलॉजिकली इनर्ट माना जाता है, पर इसे फिर भी एंटासिड्स या डाइजेस्टेंट या एंटी रिफ्लक्स की जो प्रिपरेशन है जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर की थी, तो उनको उनके साथ इन्हें मिला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा क्लेम है कि ये फ्लैटुलेंस यानी कि गैस को कम करते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर है किसी को तो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंटासिड्स की डिस्पर्जन ना हो जाए, जल्दी से डिस्पर्ज ना हो जाए वो गैस्ट्रिक कंटेंट में, उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं कहीं ना कहीं। और गैस्ट्रो इसोफेगल जो रिफ्लक्स डिजीज है GERD, उसमें उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वैसे तो ये फार्माकोलॉजिकली इनर्ट है, बट ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये इन सब चीजों को ठीक करते हैं, तो एक्चुअली में इन्हें उनके साथ मिला करके दिया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एमएसिस। एमएसिस क्या है? एमएसिस का मतलब है वॉमिटिंग। कोई भी ऐसी ड्रग जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस कर रही है, वॉमिटिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे हम एमेटिक्स कहते हैं। एमेटिक ड्रग्स होती हैं वो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वॉमिटिंग हमें करवानी क्यों है किसी पर्सन को, क्या नीड है? तो कभी कभी अगर किसी पर्सन ने, कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ गलत खा लिया या किसी ने कोई पॉइजन खा लिया, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, तो इनका क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये उस हार्मफुल सब्सटेंस को स्टमक में से या फिर इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम है उसमें से एक्सपेल आउट करवाने में, एलिमिनेट करवाने में हेल्प करती हैं। इनका MOA क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कि ये एमेटिक सेंटर को ये मेडिसिन जाकर के स्टिमुलेट कर देती हैं जो कि मेडुला ओब्लंगेटा में होता है, और उसकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या है? वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। तो इसमें 3 क्लासेस की ड्रग है जो जनरली प्रिस्क्राइब होती है। स्टिमुलेंट्स ऑफ CTZ। CTZ क्या है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। अगर ये किसी ना किसी तरीके से स्टिमुलेट हो गया तो ये जाकर के एमेटिक सेंटर को स्टिमुलेट कर देगा और उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाएगी। तो कुछ जो ड्रग्स हैं वो जाकर के इसे ही स्टिमुलेट कर देती है डायरेक्ट, जिसमें एपोमॉर्फिन, मॉर्फिन ड्रग्स आती हैं। कुछ
ड्रग्स क्या है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को जाकर के इरिटेट कर देती हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है, जिसमें मस्टर्ड और सोडियम क्लोराइड्स आते हैं हमारे। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो दोनों जगह एक्शन करती है, सीटीजेड को भी स्टिमुलेट कर देती है और उनका गैस्ट्रिक म्यूकोसा को भी इरिटेट करने का इफेक्ट होता है, जिसमें डिजिटलिस और एपिकेक वगैरह आती हैं। उसके बाद आती है हमारी एंटी एमेटिक्स ड्रग। एंटी एमेटिक्स ड्रग क्या होती हैं? ऐसी ड्रग जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करें, वॉमिटिंग होने से रोके, तो उन ड्रग्स को एंटी एमेटिक्स ड्रग किया कहा जाता है। तो उसमें क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स आ गई जिसमें हायोसिन, डाइसाइक्लोमीन, H1 एंटीहिस्टामिन्स आ गई जिसमें प्रोमिथाजीन, साइक्लिजीन, मैक्लोजीन, ये सारी मेडिसिन आ गई। कुछ न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं जिसमें क्लोप्रोमाजीन और ये हेलोपेरिडोल वगैरह, ऐसी कुछ मेडिसिन आ गई। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं कुछ जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, ऐसी कुछ ड्रग्स आ गई। कुछ 5-HT3 ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं जिसमें ओंडानसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, डोलासिट्रोन आ गई। ठीक है, कुछ एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स भी हैं जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह आ गए, बेंजोडाइजेपिन आ गए। ठीक है, तो ऐसी कुछ ये इनकी क्लासेस हैं। अब इन क्लासेस को हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में क्योंकि इससे पहले हमने जो पेप्टिक अल्सर वाली वीडियो है उसमें हमने एंटीकोलिनर्जिक्स, H1 एंटीहिस्टामिन, जो H1 ब्लॉकर्स हैं, 5-HT3 ब्लॉकर्स, प्रोकाइनेटिक्स हैं, इनको हमने उसमें डिटेल में कवर कर लिया है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह कर लिया। तो हम इस वीडियो में इसे अच्छे से नहीं करेंगे, डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली इनके ऊपर से वैसे क्वेश्चन भी इनके ऊपर से पर्टिकुलर इनके ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, बट इन केस अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में इन्हें कवर कर रखा है, तो इसमें कोई नीड नहीं है हमें। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, इनके ऊपर से क्वेश्चन जरूर शॉर्ट नोट बन जाता है, तो इसे क्या है हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर दोबारा। इससे पहले वीडियो में हमने कर रखा है बट इसमें भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, इससे पहले भी वीडियो में हमने बात करी थी, जो जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को ट्रांसिट करे या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को प्रमोट करे, जो कि पेट में से जो भी चीजें हैं उन्हें एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करें, तो उन्हें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पेप्टिक अल्सर वाली वीडियो में क्या कवर किया था कि ये LES जो होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, उसकी भी टोन को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देती है, तो उन ड्रग्स को हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स अभी हमने पढ़ी इससे पहले क्लासिफिकेशन में, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, ये सारी की सारी कुछ ड्रग्स होती हैं इनके अंदर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्राइमरली तो ये अगर एंटीएमेटिक की तरह यूज होने लग रही है तो ये D2 रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक कर देंगी। उसकी ब्लॉक होने की वजह से क्या है कि CTZ जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। CTZ हमने क्या अभी अभी पढ़ा था एमएससीज में कि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, अगर ये स्टिमुलेट हो गया तो ये एमेटिक सेंटर को भी ट्रिगर कर देगा, उसे भी स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से एमएससीज होता है या वॉमिटिंग होती है। तो अगर कोई भी ड्रग जाकर के इसी रिसेप्टर को सीधा ब्लॉक कर दे तो क्या है कि CTZ स्टिमुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से एमेटिक सेंटर को ट्रिगर नहीं करेगा वो और वॉमिटिंग नहीं होगी। फिर इनका सेकेंड रिएक्शन क्या है कि ये एसिटाइल कोलिन की सीक्रेशन को भी बढ़ा देते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन है जो कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गट है उसकी टोन भी बढ़ जाती है, उसकी टोन घट जाती है और एमएसएस होने से रोकते हैं ये। इनका क्लिनिकल यूज क्या क्या है? मोशन सिकनेस में यूज कर सकते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को बस में, कार में या मतलब यहाँ पे जो है कि वॉमिटिंग वगैरह आती है तो उस केस में यूज किया जा सकता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसे स्टमक फ्लू कहते हैं उस केस में यूज किया जाता है। अगर स्टमक में पेन हो रहा है उस केस में यूज किया जा सकता है। माइग्रेन्स वगैरह में भी यूज किया जा सकता है। अगर गट में कोई ब्लॉकेज आ गई तो उस केस में भी इनको यूज किया जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी के दौरान अक्सर इन्हें प्रेस्क्राइब किया जा सकता है क्योंकि उसमें क्या है वॉमिटिंग वगैरह होती है। ओपोइड मेडिकेशंस जैसे कि मॉर्फिन वगैरह हो गई तो उनके साथ हमेशा इन्हें दिया जाता है क्योंकि वो वॉमिटिंग कोज करती हैं। कीमोथेरेपी की मेडिसिन, जितने भी कैंसर मेडिसिन हो गई, वो हमेशा जो है वॉमिटिंग कोज करती हैं, तो उस केस में इन्हें दिया जा सकता है। एनेस्थीसिया अगर देने लग रहे हैं तो उस केस में भी इन्हें दिया जा सकता है। बेसिकली इनका यूज, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस केस में उन्हें वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा होती है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो उस केस में भी इन्हें यूज किया जा सकता है। तो ये थे कुछ यूजेस एंटीएमेटिक्स के कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं जो इसमें अक्सर नोटिस की गई हैं, वो क्या क्या होती हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ड्राई माउथ हो जाता है जिस भी पेशेंट्स
को हम ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ज़्यादातर नोटिस किया गया है। डिक्रीज यूरिनेशन हो जाता है, यूरिन का आउटपुट जो है कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकते हैं ये सारी मेडिकेशंस। ड्राउजीनेस यानी कि सिडेशन, नींद आती है पेशेंट को। फटीग, थकान रहती है। डायरिया हो सकता है उस पेशेंट को। भूख कम लगने लग जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। हेडेक रहता है। फीवर भी इन सच केसेस कई सारी मेडिसिन में हो जाता है। स्टमक अपसेट रहता है, इंडाइजेशन वगैरह हो सकता है। डिजीनेस रहती है, चक्कर आते रहते हैं पेशेंट को। एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है। कन्फ्यूज़न रहता है, कई सारे पेशेंट में नोटिस किया जाता है। और कई सारे पेशेंट्स में इसका जो सीवियर है वो हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। पेशेंट को कोई भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है, इल्यूजन्स होने लग जाते हैं उससे अलग अलग। तो ये सारे इसके कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस थे। तो हमने बेसिकली सारे के सारे वीडियो के पार्ट कवर कर लिए हैं और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो आज के लिए बस इतना था। थैंक यू ऑल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।